नमस्कार। नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार एक नए पर्सनालिटी, नए व्यक्ति, नए अतिथि इस टॉक में आते हैं। तो आज हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी हैं, जो रहते जर्मनी में हैं और काम डेनमार्क में करते हैं और बिलोंग इंडिया से हैं। तो 3 देशों का। तो प्रोफेसर साहब, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और ये बहुत एक अच्छी शुरुआत है और होना भी चाहिए इस तरह से। ये युवाओं के लिए और आजकल के बदलते समाज में ये युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसी कहानियाँ, ऐसे जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने से फायदा होगा बच्चों को। धन्यवाद। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी यात्रा, जीवन यात्रा के बारे में। जी, मेरा नाम योगेंद्र कुमार मिश्र है और मैं वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क, जो कि दक्षिण डेनमार्क में डेनमार्क के हिस्से में स्थित है, वहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ। मटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान में प्रोफेसर हूँ, मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में। इससे पहले मैं कील विश्वविद्यालय जर्मनी में 11 साल तक रहा और 2019 में मैंने प्रोफेसरशिप शुरू की। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नकाहबरधा गांव का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ, पालन पोषण वहीं हुआ। प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई, क्लास 1 से। जैसे कि सामान्यतया गांव में शुरू होती है, टाट पर बैठते हुए, श्यामपट्ट पर लिखते हुए और बुतका पार्टी से जो है, बुतका में जो चाक लेकर के जाते थे जिससे मिटाते थे पार्टी से, वहां से शुरुआत हुई। और उसके बाद काका काका से शुरुआत हुई। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे फिर क्लास 6 से एबीसीडी की शुरुआत हुई। सामान्यतः हम क्लास 12 तक हमें टाट पर बैठने का सौभाग्य मिला, वो शायद आज सौभाग्य नहीं संभव है। तो कहानी वहां से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमने पहले क्लास 5 तक पढ़ा, इसके बाद क्लास 8 तक पढ़ा। और फिर ये हुआ कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ रहा था उस विद्यालय में विज्ञान वर्ग नहीं था, और विज्ञान वर्ग काफी दूर तक जो है कई विद्यालयों में नहीं था। तो मुझे, मेरे सामने ये एक विकल्प खड़ा हुआ कि या तो मैं आर्ट साइड से पढ़ूं, कला साइड से, और या मैं साइड से पढ़ूं। तो विज्ञान साइड के लिए मुझे, मेरे सामने समस्या थी, लेकिन उस समय मुझे सब लोगों ने लगभग एक तरह से डिमोरलाइज किया, मुझे हिंदी नहीं आती, डिमोरलाइज की कि विज्ञान संकाय बहुत कठिन होता है, पढ़ पाना मुश्किल है, तो आर्ट्स आर्ट साइड से पढ़ो, क्या दिक्कत है। लेकिन शायद मेरी एक जिद थी कहीं ना कहीं। और ये हुआ कि मेरे नाना जी, जो एक खुद ही अध्यापक थे, प्राइमरी टीचर के, प्राइमरी स्कूल के, उन्होंने फिर देख करके मेरी जिज्ञासा को एडमिशन करवाया एक दूर के स्कूल में। जाते थे वहां साइकिल से, रोज सुबह जाते थे, 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना, फिर पढ़ाई करना। हाँ, था तो मतलब बहुत अच्छे दिन थे। वहां से पढ़ते पढ़ते फिर सौभाग्य हुआ, नंबर अच्छे आए, फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। तो फिर इलाहाबाद चला गया हमारे अपने चाचा जी के पास। वहां से इंटरमीडिएट साइंस में पढ़ा। वो भी एक कठिन लक्ष्य था कि जहाँ किसी ने पढ़ा नहीं हो साइंस में, आपके परिवार में दूर दूर तक किसी ने विज्ञान साइड से नहीं पढ़ा था, वहां पर आप पढ़ने के लिए सोचे एक अलग रास्ते के लिए। तो ये था, चैलेंजेस थे। और सौभाग्य से इंटरमीडिएट भी प्रथम स्थान आया। विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी के साथ, जैसा कि उस समय उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से हुआ करता था। फिर हमारे सामने दो पड़ाव खुले थे कि मैं आर्ट साइड से जाऊं या विज्ञान साइड से जाऊं, क्योंकि दूर दूर तक कहीं किसी नातेदार रिश्तेदार ने बीएससी नहीं किया हुआ था।
वो भी गणित और फिजिक्स में। लेकिन मेरी जिद थी और मैं पीछे नहीं हटा, गया, पढ़ाई की। समझ में नहीं आया जब आप एक गांव से निकल करके एक छोटे से कस्बे के विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ आपको अलग तरह से जो है चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। फिर आप छोटे से कस्बे से निकल करके जब शहर में जाते हैं, तो वहाँ आपको अलग से जो है चैलेंजेस मिलते हैं। और उसके बाद जब आप बड़े शहर जाते हैं, तो वहाँ और बड़े चैलेंजेस मिलते हैं, और वहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरी स्थिति ये थी, मनोस्थिति की, मुझे कभी समझ में आता था, कभी नहीं समझ में आता था। कई चीजें कभी कई बार अंग्रेजी में बोला जाता था और वो चीजें मेरे दिमाग में नहीं आती थी। अंग्रेजी में थोड़ा हाथ मुझे लगता है कि कच्चा था, आज भी कच्चा है, ऐसी बात नहीं है बोलने में। लेकिन चीजें वर्क हुई, लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैं करता चला गया, बीएससी किया, बीएससी पास किया भौतिकी गणित और जो है के साथ। फिर अगला पड़ाव फिर था हमारे सामने कि आगे क्या करना है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे, उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर के शहरों तक, वो भी इलाहाबाद होते हुए, सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आपको अधिकारी बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है। आपके पैदा होने के बाद जब से आप सुनना शुरू करते हैं, आपके आस पड़ोस, नातेदार, रिश्तेदार, दूर दूर के कहीं कोई बात करता था तो सिर्फ आईएएस और पीसीएस की बात करता था। तो उन चरणों से होते हुए जो है बीएससी के बाद था मेरे सामने पड़ाव कि मैं क्या पढ़ूं। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं भौतिकी विज्ञान में थोड़ी मुझे रुचि आने लगी है और लग रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं फिर ट्राई करता हूँ। तो मैंने जो है प्रवेश परीक्षा दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि बहुत बीएससी तक तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत लो रहता था कि हाँ मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। मेहनत तो कर रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। लेकिन एमएससी में मेरा डायरेक्ट एडमिशन शायद शुरू के सेकंड रैंक या थर्ड रैंक में मैं आया एडमिशन लिस्ट में, और डायरेक्ट एडमिशन हुआ। फिर वहां से मुझे थोड़ा सा ऊर्जा मिली कि नहीं, ये रास्ता है मेरे लिए, मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। तो फिर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमएससी में एडमिशन लिया, और पहले साल में ही मैं दूसरे दूसरे नंबर पर था अपने पूरी क्लास में, और वो मेंटेन रही एमएससी फाइनल तक। और मैं अपने क्लास का ऐसा अकेला बच्चा था जो नेट भी क्वालिफाइड था एमएससी के दौरान, और जेआरएफ भी क्वालिफाइड था। अरे वाह। मुझे पता चला ये नेशनल लेवल टेस्ट के बारे में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, दोनों के बारे में पता चला। फिजिक्स में मैंने दोनों को अप्लाई किया, और एमएससी में ही दोनों टेस्ट में क्वालिफाइड था। मैं अकेला स्टूडेंट था अपनी क्लास का। बहुत तो बढ़िया। वहां से चल पड़ी, फिर ठीक है रास्ता आगे क्या होता है। तो मैं गया फिर जो है पीएचडी के लिए, क्योंकि ये था कि हाँ यहाँ पर एक आईएएस है, आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा, बैठ करके एक रूम में तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि आपको पीएचडी मिल रही है, आपको नेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप जो है नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ ऑफ कोर्स, और वो एक प्रेस्टिज की बात थी। और उसी जो है प्रयास में कई जगह हमने अप्लाई किया, और मेरा जो है सिलेक्शन न्यूक्लियर साइंस सेंटर उस समय हुआ करता था, नाभिकीय विज्ञान केंद्र, जिसका नाम आजकल इन अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र है, वहां पर हुआ, जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो वहाँ एडमिशन हो गया पीएचडी में, और फिर वहां से जो है मैंने पीएचडी की, और 5 साढ़े 4 साल में पीएचडी की। और पीएचडी के दौरान ही मुझे जर्मनी आने का मौका मिला पहली बार। मैंने पासपोर्ट ही इसीलिए बनवाया था कि शायद एक आध बार विदेश जाने का मौका मिला, तो मौका मिला, आया। और फिर चीजें बदल गई अपने आप, जो है पीएचडी भी अच्छी हुई, और फिर जर्मनी आया, यहाँ बातचीत हुई। फिर उसके बाद पीएचडी खत्म होते होते मैंने एक जर्मनी की बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है,
वो मैंने अप्लाई किया, अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट फेलोशिप बोलते हैं उसको। जी। वो बॉन की, वो दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस फेलोशिप्स में अब जानी जाती है। और पीएचडी में मेरे इतने ठीक ठाक पब्लिकेशंस थे और मेरा प्रोफाइल इतना ऐसा था कि मुझे तुरंत तो फेलोशिप मिल गई पीएचडी जमा करते करते। तो बस मैं पीएचडी करके कील चलाया और फिर मैं कील में ही रहा 11 साल। तो ये कहानी मेरी है कि मैंने कहाँ गांव से शुरू किया था और मैं आके कील, और कील से अब मैं डेनमार्क में हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मोटिवेटेड रहा है। और कि एक गांव से निकल करके और एक लंबी यात्रा करते करते, तो इसमें एक कंटिन्यूअस कमिटमेंट, डेडिकेशन रहा आपका। तो इन, बिल्कुल, जरूर रहा, जरूर रहा। क्योंकि और एक अगर कमिटमेंट नहीं होती तो मास्टर के बाद फिर आप मास्टर तक पहुंचते पहुंचते आप छोड़ देते, है ना। लेकिन नहीं, कई कई पड़ाव आते हैं आपके जीवन में, जब आपको, आपके सामने पड़ाव भी होते हैं लेकिन आपके सामने कठिनाइयां भी होती हैं, और उन कठिनाइयों के साथ साथ आपके सामने बाउंड्री कंडीशंस भी होती हैं। जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो है उत्तर प्रदेश में, बिहार का पता नहीं, मुझे शायद सेम ही होता था उस टाइम, आजकल शायद बदला हो, क्योंकि कोई भी नाम लेता था अगल बगल तो सिर्फ आईएएस पीसीएस, डिप्टी कलेक्टर, दरोगा और जज, इन्हीं के नाम लिए जाते थे आपके आस पड़ोस में। सबसे लास्ट में मास्टर्स का नाम आता था कि हाँ भाई फलाने मास्टर हैं। बिल्कुल तो ये सही। था, और उसमें मैं अछूता नहीं था, मैं भी जो है उससे अछूता नहीं था, मैं उसको एडमिट करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। तो मैंने इंटरमीडिएट के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी, और विषय भी जो है वो निर्धारित कर लिए थे कि इन्हीं विषय से करना है। लेकिन गांव के वातावरण में होने की वजह से मेरी उस समय उम्र कम थी, तो ये था कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता था। फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम सिविल सर्विसेज के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए थी उस समय, आजकल पता नहीं कितनी है। तो तो अभी ये जो था है कि इस मैं, पूरी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, इस पूरी यात्रा में, है ना, सबसे स्ट्रगल पूर्ण कहाँ पे रहा आपका, और कैसे आपने उसको ओवरकम किया पूरी यात्रा में? स्ट्रगल पूर्ण समय। नहीं कहा जा सकता, स्ट्रगल पूर्ण कहना एक जो है रास्ते पर मुश्किल है, क्योंकि हम हमारे सामने हमेशा जो है एजुकेशन को लेकर के स्ट्रगल ही थे। हर मोड़ पर हमें एक निर्णय लेना होता था कि जो है हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और ये है कि जब आपको आपके आपके सामने कोई आपको बताने वाला होता है कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, तब आपके सामने सीधा एक ओवरव्यू होता है कि हमें इस रास्ते पर जा सकते हैं। जब आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं, आपको अपना रास्ता खुद निर्धारित करना है, तब आपके सामने हर मोड़ पर कठिनाई होती है, आपको हर मोड़ पर एक निर्णय लेना होता है। तो मेरा कोई एक मोमेंट नहीं है कि जो मैं कह सकूं कि हाँ यहाँ पर निर्णय नहीं था। इंटरमीडिएट के बाद, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट आना, उसमें 6 गणित की किताबें थी, इंग्लिश में बोलते थे, टीचर पढ़ाते समय समझ में नहीं आता था, क्लास में बैठे रहते थे, नहीं आता था। फिर लगता था कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो सेम इस चीज भी। सक्सेस का श्रेय आप किस शब्द को देना चाहेंगे? इस पूरे सक्सेस का श्रेय आप अगर तीन चार शब्दों में बोले तो? नहीं, पूरी सक्सेस का श्रेय इन्हीं सब, पूरी सक्सेस का श्रेय यही है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारना चाहिए आपको। और जितनी जितनी बार आप फेल होते हैं, हम्म, उतनी बार आप मजबूत होते हैं। हम्म, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सक्सेस जल्दी, मेरा मानना है कि सक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए। सक्सेस एक एक जो है पड़ाव के बाद ही मिलनी चाहिए, तभी आप सक्सेस का मजा उठाते हैं। हम्म। तो हिम्मत नहीं होना चाहिए। जो आप, जहां जब आप फेल होते हैं, तो उसका पूरा पूरा स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। सक्सेस आपको कुछ नहीं सिखाती है। सक्सेस आपको सिर्फ जो है एक चीज दे करके निकल जाती है आपके जीवन में। एक फेल्योर जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है और आपको बहुत मजबूत बनाती है। कभी आपके तो जीवन में स्लीपलेस नाइट रहा है? है, कभी आपके जीवन में अनिद्रा भरी रात रही है तनाव नहीं की ऐसा वजह से? कभी, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ जो है। ये थे कि हम बहुत ज्यादा
एम्बिशियस नहीं थे, Okay. बहुत ज्यादा एम्बिशियस। हमने कभी बहुत ज्यादा एम्बिशंस के साथ जिंदगी नहीं शुरू की, ना तो कैरियर शुरू किया। हमारा ये था कि हम मेहनत कर रहे हैं, जो सामने आएगा उसको लेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अपना पड़ाव, हमारा ये पड़ाव फिक्स हुआ, इसके बाद हम अगला पड़ाव देखेंगे। तो हमने एक एक सीढ़ी चूज करके किया है। तो जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप ज्यादा नहीं गिरते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप बहुत ज्यादा गिरते हैं। हम्म। बहुत आपने बहुत गहरी बात आपने कही है कि अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो बहुत जल्दी नीचे नहीं गिरेंगे। नहीं, तो ये हमारा जो है बिलीव एक एक सीढ़ी चढ़ने में था कि हाँ, जब आप गिरेंगे भी तो थोड़ा गिरेंगे, ज्यादा नहीं गिरेंगे, तो रिस्क भी जो है बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ हमारी स्लीपलेस जो है निद्रा लेस रात रही हो, नहीं। हाँ, सोचते थे जब खुशी होती थी, जब रिजल्ट आते थे कि हाँ एमएससी में जब रिजल्ट आया था तो हम खुशी के मारे नहीं सो पाए थे, वो बात अलग थी। लेकिन जो है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था, वो मैं भी मेहनत कर रहा था लेकिन जो है उम्मीद नहीं थी कि हाँ इतना आएगा। बट दिस टर्न आउट टू बी वेरी वेल। अपने पूरे यात्रा में सफलता का श्रेय आप अपने मेहनत को और स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग को देंगे। स्टेप बाय स्टेप निर्णय को जो है, वो जो निर्णय के थ्रू आप गुजरते हैं वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल। आप मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, तो आप मेहनत करें और रास्ता आप अपने आप खुद न खुद आता जाएगा। आप जिस भी डायरेक्शन में मेहनत करेंगे आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मिश्रा जी। आपने बहुत बिल्कुल बहुत सही धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ना, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सबों को ये हमारी बातचीत पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करें, लाइक करें, और अगर प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसे 3 देशों की ये में ये मैनेज कर पा रहे हैं। अगर जो भी प्रश्न हो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।